आदि टेस्ट होगा। मुझे बता दीजिए हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा था कि हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि भाई, अच्छा स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा, ठीक है। हम लोग का कौन सा एक्ट चल रहा है बच्चों? हाँ जी, कौन सा एक्ट? एक्ट का नाम तो याद कर लो। इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? अगर आपको इनकम होगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है, आप सभी बच्चों की इनकम कितनी? तो टैक्स में कितना है? जीरो। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी की भी इनकम जानने से पहले क्या ये जानना जरूरी है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? ठीक है ना, क्योंकि अगर वो इंसान बाहर का हुआ तो चाहे इनकम उसकी है पर इंडिया वाले तो टैक्स नहीं लगा पाएगी ना भारत सरकार। ठीक है जी। तो मुद्दे की बात ये है कि पहले जो अभी तक मैंने आपको कराया था कि पहले हम इनकम निकालते हैं फिर टैक्स, बट इनकम निकालने से पहले भी रेजिडेंशियल स्टेटस। बट फिर भी अगर मुझे इनकम निकालनी हो तो देर आर टोटल हाउ मेनी हेड्स? 5 हेड्स। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई में से माइनस क्या करा जाता है? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसके अंदर बहुत सारी डिडक्शन और फाइनली आंसर क्या आएगा? टोटल इनकम। टैक्स किस पे निकलेगा? टोटल इनकम के ऊपर। ये सारी बातें हमारी चलती रहेंगी। मुद्दे की बात ये थी, इनकम निकालने से पहले इंसान का पहचान पत्र होना चाहिए, भाई तू रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। और हम लोगों ने बात स्टार्ट करी थी रेजिडेंशियल स्टेटस। या तो एक सबसे पहले हमने किसका सीखना स्टार्ट करा था बच्चे? इंडिविजुअल का। ध्यान से सुनिएगा। चलो इंडिविजुअल पे बात करते हैं। नोट सबके बने हुए होंगे जहां तक मैंने कराए हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट था या फिर नॉन रेजिडेंट। और अगर वो रेजिडेंट बन गया तो फर्दर क्या चेक करना पड़ता था? या तो आरओआर या फिर आरएन। आप सभी बच्चे क्या है? आरओआर या आरएनओआर या नॉन रेजिडेंट? आरओआर। तो देखेंगे आप सब कैसे हैं। एक इंसान रेजिडेंट बनता था, उसके लिए कितनी कंडीशन थी बच्चे? और दोनों के बीच में क्या लिखा था? और कंडीशन नंबर 1 बताएंगे। इफ एन इंडिविजुअल स्टेज फॉर 182 days or more during the relevant previous, relevant मतलब जिस भी साल के लिए मैं उसकी कंप्यूटेशन कर रहा हूं उसी साल के लिए देखा जाता है। जैसे कि अभी कौन सा साल चल रहा है, विच प्रीवियस ईयर? 24-25। तो अगर 24-25 में अगर आप 182 डेज रह चुके हैं, अभी खत्म नहीं हुआ ऑल दो, बट क्या मैं कह सकता हूं आप सभी बच्चे कितने डेज इंडिया में हो गए? 365। कहने से आप रेजिडेंट की कंडीशन तो पूरी कर। क्लियर है? दूसरी बात, कंडीशन नंबर बी क्या थी? 60 डेज और मोर आउट, 60 डेज और मोर। ये कब का था बच्चे? ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। और इसके बाद एंड लिखा हुआ था, एंड 365 days or more out of immediately preceding the relevant previous year। तो आप मुझे बता दीजिए, मेरा आपसे सवाल, ये दो कंडीशन आपको समझ आ रही है? मिस्टर ए है और मिस्टर ए हर साल 100 दिन रहता है, क्या वो रेजिडेंट होगा नॉन रेजिडेंट? एग्जाम्पल बना देता हूं एक बार। अभी बताइए कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है और मैं किस बंदे की इनकम निकाल रहा हूं? इनकम निकालने से पहले रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, और मैं रेजिडेंशियल स्टेटस में कह रहा हूं कि मिस्टर ए भैया तुम कितने दिन रहे हो? 100 दिन। तो आप मुझे बताइए ये दोनों कंडीशन के हिसाब से क्या ये कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? बी कर रहा है? पता नहीं है, डिटेल लेनी पड़ी। तो इससे जब डिटेल ली तो इसने क्या बोला, भाई मैं 24-25 में 100 दिन, 23-24 में 100 दिन, 22-23 में 100 दिन, 21-22 में 100 दिन। एक और साल लूँ या रहने दूँ?
ऑब्वियसली लेना है क्योंकि ये वाला तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है और इससे पहले के 4 साल लेने, 20-21 के 100 दिन। तो आप मुझे बताइए इतना डेटा बहुत है जानने के लिए, ऑब्वियसली कितने दिन बैठ गए ये, यहाँ पे 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर गया, यहाँ पे 365 दिन भी बन गए, तो इसने कौन सी कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ये क्या बन गया। आज ही आ रहा हूँ, मिस्टर इन्हें बोला भाई मैं यहाँ पे तो 10 दिन रहा हूँ भाई, अब बताइए रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। इस साल के लिए आप निकाल रहे हैं बेटा, सही है। जिस ईयर के लिए आप निकाल रहे हैं वो ईयर कौन सा है बच्चे, 24-25। ओ भाई 24-25 में तो 10 दिन रहे हो, तो क्या कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहे हो, कंडीशन नंबर बी 60 डेज तो चाहिए, नहीं कर रहे तो ना तो ए कर रहे हो ना तो बी कर रहे हो, क्या बन गए आप, नॉन रेजिडेंट बन गए आप सर जी। बताइए बच्चों क्लियर है यहां तक, आगे सुन लो। सर यहाँ तो 100 दिन थे लेकिन यहाँ पे 10 है, अब बोलिए रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, क्योंकि 182 डेज में कंडीशन नंबर ए तो भारी हो गई, कंडीशन नंबर बी क्या थी 60 दिन, 60 दिन तो हो रहे हैं पर पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं हो रहे, तो ना तो ए सेटिस्फाई और ना ही बी सेटिस्फाई। आपको ध्यान आ रहा है ना, हमने लास्ट क्लास में सारी बातें करी हुई। अब मुझे बता दीजिए, तो नॉन रेजिडेंट वो इंसान होता है जिसने ना तो ए फुलफिल करा हो और ना ही बी फुलफिल। लेकिन अगर आप एक बार रेजिडेंट बन गए तो मैं क्या चेक करूंगा बच्चे, ROR या फिर आर। तो आइए जरा लिखते हैं जी, ये लिखा ही हुआ है आपने, लिखने का तो कुछ नहीं है, लिखते हैं जी। उसके लिए 2 कंडीशन थी, दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ था, और आप मुझे बता दीजिए पहली कंडीशन क्या थी, 730 डेज और मोर आउट ऑफ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द रेलिवेंट। 7 दिन में मिस्टर ए की बात कर लेता हूं अभी, 100 दिन रह रहा था वो, मान लो उससे पहले भी 100 दिन ही रह रहा 20 साल से, ये कंडीशन फुलफिल कर देगा वो, नहीं कर पाता। पिछले 7 साल का टोटल करोगे तो 700 दिन बैठेगा ना, तो 730 दिन चाहिए, समझ रहे हो। तो इट इज लाइक एवरी ईयर 100 ईयर्स, तो आप रेजिडेंट तो बना देंगे उसको, लेकिन जो फर्दर चेक करोगे तो जो 7 ईयर्स है उसमें तो 700 दिन बैठेगा, तो उसने सेटिस्फाई नहीं करा। तो इसका मतलब अगर उसने ए सेटिस्फाई नहीं करा, बी देखने की ना मुझे जरूरत भी नहीं, इट प्रूव्स दैट कि वो क्या बन जाएगा, आर। आपको क्लियर है ना, बस एक लिमिट और लिखवा रहा हूँ फिर हम एग्जाम्पल नोट करेंगे बच्चे, ठीक है। और एक और लिमिट क्या थी, लिमिट नंबर बी, वो बंदा क्या था जी, रेजिडेंट आउट ऑफ 2 प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ एग्जैक्ट आउट ऑफ 10 प्रीवियस, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट। कहने का मतलब ये है, ये दोनों कंडीशन जो है इसमें मुझे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का डेटा छोड़ना चाहिए, मुझे तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से पहले का डेटा चाहिए। कंडीशन नंबर ए कह रहा था पिछले 7 साल का डेटा दिखा दो, और कंडीशन नंबर बी कह रहा है 10 साल का दिखा दो, और आप मुझे बता दो अगर पिछले 10 साल में से आप 2 साल में भी रेजिडेंट निकले तो आपने कंडीशन नंबर बी फुलफिल कर। और इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल्स देख लिए थे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था डेट ऑफ एंट्री एंड डेट ऑफ एग्जिट इज कंसिडर्ड एज, क्या माना जाता था, स्टेड इन इंडिया, और रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल के लिए आइडेंटिफाई करा जाता। क्लियर है बच्चे। तो अगर आपको सब बातें क्लियर है, अब आप सभी बच्चे जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में नोट्स बना लिए थे वो एक पेज छोड़ दीजिएगा, इंडिविजुअल की बात खत्म नहीं हुई अभी, क्योंकि ये जो रूल नंबर बी है ना, इस पे आपको ध्यान है मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था,
याद है? वो एक्सेप्शन हम तब करेंगे जब हम काफी आगे चले जाएंगे इसी चैप्टर में, फिर मैं वापस लेकर आऊंगा आपको, फिर लिखवाऊंगा। ठीक है बच्चे? चेक करना पड़ेगा। लास्ट क्लास ली थी आपने? अभी मैं एग्जांपल बनवाऊंगा, आपको दोनों कंडीशन चेक करनी है। ठीक है ना? मतलब ऐसा आप ये इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते 7:30 हो रहा था वो तो हो ही रहा है, नहीं, कॉम्बिनेशन तो बन जाएंगे ऐसा। इट्स नॉट कि आप ऐसे कुछ खुद ही एक लॉजिक लगा रहे हो कि ऐसा हो रहा होगा, नहीं है ऐसा, एग्जैक्ट डिटेल देखी जाएंगे। ठीक है ना बच्चे? चलिए अब मैं आपके साथ ना बच्चों थोड़ा सा आगे, एक पे छोड़ दिया सब बच्चों ने। चलिए अब हम लोग आज HUF का भी कर लेंगे, कंपनी का भी कर लेंगे, अदर का भी कर लेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं HUF का, रेजिडेंशियल स्टेटस। HUF जो है या तो बच्चों रेजिडेंट होता है या फिर नॉन रेजिडेंट। ओके, HUF क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होती है HUF की? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और रेजिडेंट बनने के बाद भी मुझे इसमें क्या चेक करना पड़ेगा? या तो HUF ROR होगा या फिर RO। अब आप मुझे बताइए HUF रेजिडेंट कब होता है? ध्यान से देखिएगा बेटा, HUF इज रेजिडेंट इन ऑल केसेस। ओके, HUF जो है हर केस में रेजिडेंट है, एक्सेप्ट इफ कंट्रोल and management is situated wholly outside। हर केस में HUF रेजिडेंट होता है, एक केस में रेजिडेंट नहीं होगा, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसका बहुत बड़ा मतलब है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, बहुत ही सब्जेक्टिव वर्ड है ये। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब इतना हो सकता है सर इनका हेड ऑफिस कहाँ है, इनकी ब्रांच कहाँ पर है, इनके कस्टमर्स कहाँ पर है इस HUF के, ये HUF प्रोक्योर कहाँ से करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन कहाँ लेते हैं, एम्प्लॉयज कहाँ कितने बैठते हैं। तो 1000 पैरामीटर्स है कंट्रोल देखने के लिए, समझ रहे हो? वो तो डिफाइन, मतलब रियल लाइफ में तो बहुत सारे एनालिसिस है, बट आपको मेजरली क्या देखना होता है? जहां पर इनके डिसीजन मेकिंग वाले लोग बैठते हैं, यानी कि जहाँ पे जैसे होता है ना HUF में जो हेड होता है, हेड को क्या बोलते हैं बच्चे? कर्ता। ठीक है, कर्ता। और जो भी एडल्ट मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं वो कहाँ पर होती है? ठीक है, तो आपको ना पेपर में ऐसा जज नहीं करना, आपको ये नहीं बोलेगा कि HUF का मेन बिजनेस साउथ अफ्रीका में है, प्रोक्योरमेंट ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, ऐसा नहीं हो। आपको कंट्रोल में बताएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। होली का मतलब आप लिख लीजिएगा 100%। तो HUF को रेजिडेंट बोलूंगा मैं, मान लो अगर होली मतलब 100% USA में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो वो रेजिडेंट नहीं, क्या बन जाएगा? यही तो लिखना है नॉन रेजिडेंट में। इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is wholly outside, और wholly का मतलब क्या है बच्चे? 100%। एक HUF नॉन रेजिडेंट बन जाता है इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज wholly outside। ओके, बिल्कुल पार्शली हो गया। 98% USA, 2% इंडिया। बताइए
रेजिडेंट हो जी आप। अगर आपका 1% भी इंडिया में है ना तो आप रेजिडेंट हो। आप रेजिडेंट होने से कैसे बच सकते हो? इफ इट इज होली आउटसाइड 100%। इसका क्या डाउट किस कर रहा है आप दोनों में से? क्या हुआ? कुछ नहीं कह रहे थे, कुछ नहीं कह। छोटे बच्चे माफ कर दो मैडम, आपको पता ही है इसको ऑडिट का पेपर रोक देना। वो तो नल दिया ही है। नहीं मैम, ठीक है आइए। आप रेजिडेंट होते हो हर केस में, एक केस में नहीं होगे जब 100% बाहर हो। ठीक है जी। तो एक बार फिर भी मैं बोल देता हूं, एक HUF है, 50% कंट्रोल है इंडिया में और 50% USA में। आप बताइए स्वास्तिक जी, इसका क्या आंसर होगा? स्वास्तिक जी आप बताइए। मेरे को पता नहीं हाँ, स्वास्तिक जी बताइए आप। ऊपर से क्या, इससे ऊपर क्या? इसको पढ़ के तो आप अपना एनालिसिस करिए कि ये लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ है ना, तो पढ़िए फिर आंसर दीजिए। HUF रेजिडेंट होता है हर केस में, बस एक केस में नहीं होता, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या हो 100% बाहर। अगर 100% बाहर है तो आप रेजिडेंट नहीं। कुछ भी आंसर दे दे यार। रेजिडेंट है तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा बच्चे? रेजिडेंट होगा। उसका रीजन क्या है? उस सर जी अगर थोड़ा सा भी इंडिया में कंट्रोल हो गया तो रेजिडेंट बन गया ना। सिंपल समरी है, जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट। मेरा आपसे सवाल, 1% इंडिया, 99% USA, 0% इन इंडिया, 100%। बताइए, क्लियर है आप? 0% इज नथिंग, है ना? अच्छा 0.1 लगा आपको, ठीक है जी। एनीवेज, क्या आप सभी बच्चों को एक HUF रेजिडेंट कब बनेगा, नॉन रेजिडेंट कब बनेगा, क्लियर है? ओके। लेकिन जब वो रेजिडेंट बन जाएगा फर्दर चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? ROR या फिर तो बताइए ना। ROR के लिए कितनी कंडीशंस थी बेटे? कंडीशन नंबर A, कंडीशन नंबर B, और दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ था? एंड। हाँ जी, सबसे पहली कंडीशन क्या थी निशान जी बताइए जरा। हाँ जी, तो लास्ट क्लास आया तो ना तू? नहीं आया था लास्ट क्लास? तो जी कंडीशन नंबर A, वेरी गुड। तो बेसिकली जो कंडीशन नंबर इंडिविजुअल में थी वही लिखी हुई है यहाँ पे, यानी कि 730 days और मोर आउट ऑफ immediately preceding the relevant previous और कंडीशन नंबर B क्या थी?
You should be a resident for 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year. एक बार इसको लिख लीजिए, फिर एनालिसिस करवाऊंगा। तो पीछे आपकी फर्स्ट क्लास है बच्चे, क्या नाम है आपका? विनय। विनय तो ऑनलाइन में आ रहा था ना, फेस टू फेस फर्स्ट है ना। और आपका बच्चे कीर्ति। तो एक बार ना इसको लिखते तो रहना बच्चे, ठीक है, मतलब समझ आएगा, ठीक है। पहले से कोई रिलेशन नहीं है, बताइए। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, HUF रेजिडेंट बन रहा है या नॉन रेजिडेंट बन रहा है, ये क्लियर है? ROR के लिए 730 डेज देखना है, तो नंबर ऑफ डेज किसके देख रहा हूँ मैं? HUF के। HUF तो कहाँ रहता है? कौन HUF? हिंदू एंड फैमिली, वेरी गुड। पर इज इट अ पर्सन जो मैं बोलूँ आज HUF केरला चला गया, कल फ्लाइट पकड़ के महाराष्ट्र जा रहा है, ऐसा है क्या? फिर महाकुंभ होकर आएगा, HUF जा रहे हैं, फिर तो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे कैसे पता करूंगा? इसके एग्जैक्टली HUF का जो हेड होते हैं दैट इज कर्ता। तो आप ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये किसके लिए चेक कर रहे हो बच्चे? कर्ता के लिए। तो HUF ROR बनेगा या RNOR बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कर्ता कहां रहता है भाई। अगर समझ आ रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है तो ध्यान से एक बार पहले बना लेते हैं, फिर एग्जांपल बनाएंगे इस पे। RNOR पे लिखेंगे जी, if HUF is not ROR, it becomes RNOR. ओके, वो बेटे ROR नहीं हो तो RNOR ही बनोगे ना, ये सारी क्लियर है? पर नोट कर लीजिएगा प्लीज। लिख लिया? ठीक है, यहां तक बच्चों ने लिख लिया? हाँ जी। अगर HUF ROR नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या बन गया बच्चे? एक एग्जांपल दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। यहां तक नोट कर लिया ना बच्चों ने? गुड। एग्जाम्पल नोट करिए। HUF has control and management partly in USA and partly in Australia. ठीक है, has control and management partly in USA and partly in Australia during, जी हैंडराइटिंग मेरी समझ आ रही है? अब मैं अच्छे से लिखता हूं, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25. ओके,
द कर्ता ऑफ HUF has stayed for 100 days in India for each previous year. Since birth. ओके तो भाई ये जो HUF का करता है ये इंडिया में कितने दिन रहता है? डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF. ओके कॉन्सेप्ट समझ रहे? आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है, क्वेश्चन तो कैसा भी आए. हाँ जी, क्या आंसर होगा? रेजिडेंट है HUF या नॉन रेजिडेंट? कितने बच्चे कह रहे हैं रेजिडेंट? रेजिडेंट कह रहे बच्चे, और उसका रीजन क्या है? हाँ कहाँ पर इंडिया में? पार्टली क्या लिखा है? पार्टली इन USA, पार्टली इन वो रह रहा है, वो आ रहा होगा फैमिली बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैंने आपको क्या लिखवाया है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैंने बोला आपको इंडिया में, तो आप मुझे बता दीजिए सबसे पहला स्टेज तो जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में क्या 1% भी है तो क्या बन गया? वो नॉन रेजिडेंट बन गया. तो मुझे आगे क्या देखने की जरूरत है? तो आंसर क्या हुआ आपका? क्या बात कर रहे हैं आप? RNOR कह रहे? ए नॉन रेजिडेंट रे, ए RNOR तो तब देखोगे ना तो रेजिडेंट बनोगे. क्या बेटे, मुझे सबको क्लियर है ना बच्चे? मतलब मैंने ये एग्जाम्पल बनाया था, मेरे को था कि एकदम इजी बना देता हूँ भी, ठीक है? मतलब ये तो बनता ही नहीं है अभी जो एग्जाम्पल में पहुंचाना है मैंने, पर मैं सोचा स्टेप बाय स्टेप लेके जाता हूँ तो इजीएस्ट है. तो पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब आगे सुनिए आप. हाँ जी वही कर रहा हूँ, अभी रुकिए आप. पहला आंसर क्या हो गया आपका? केस ए का नॉन रेजिडेंट, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा. सोल्यूशन हो गया ये. देन बी पॉइंट, विल योर आंसर बी डिफरेंट if control and management is partly in India also. ए भैया कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में भी है, तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा. अगर इंडिया में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है थोड़ा सा भी तो आप क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाओगे आप. 1% भी होगा तो सबसे पहली चीज तो रेजिडेंट तो है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? रेजिडेंट होते हो हर केस में, सिर्फ कब नहीं होते? जब होली बाहर होते हो. तो भाई मैं होली तो बाहर नहीं हूं ना, थोड़ा सा तो इंडिया में तो मैं रेजिडेंट बन गया. अब आप मुझे बताइए, एक बात तो तय है कि ये रेजिडेंट तो है, लेकिन अब आप मुझे बताइए रेजिडेंट बनने के बाद ये ROR है या RNOR है? उसके लिए, उस ROR बनने के लिए कितनी कंडीशंस है? दो. और पहली कंडीशन ये है आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, कौन से साल का देखना है मैंने? 24-25 का? 24-25 से पहले के 7 साल. कहने का मतलब ये है 23-24 ईयर बोलिएगा बच्चे, 22-23
20, 21 और 17 हो गए 7 ईयर्स। 4, 5, 6, 7 और ये कितने कितने दिन रुका है? कितने डेज बैठ रहे हैं ये? 730 बैठ ही नहीं रहे। तो कंडीशन नंबर ए, कर्ता ने कंडीशन नंबर ए फुलफिल नहीं करी। मुझे बताइए बी देखूं या रहने दूं? भाई जब फुलफिल ही नहीं हुई एक, तो दूसरी फुलफिल करोगे, क्या कर लोगे भाई उसमें? तो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि वो बंदा क्या HUF क्या बन गया? क्लियर है? बाय चांस आपका फिर भी कंडीशन नंबर बी देखने का मन हो, तो मुझे कंडीशन नंबर बी के लिए कितने साल उठाने हैं? 10। हाँ 3 साल और है टेक्निकली। ठीक है, तो मैं पूरा ही लिखूंगा दोबारा से। सर मुझे 23-24 देखना था, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, 17-18, 16-17 एंड 14-15। इतना ही है ना बच्चे? एंड ही हैज बीन स्टेइंग फॉर, कर्ता हैज बीन स्टेइंग फॉर 100 days. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इन 10 साल में क्या 2 साल भी कर्ता रेजिडेंट रहा है? तो आइए जरा पहले 23-24 चेक करूं, यही तो है ना पिछले 10 साल। क्या कर्ता कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहा है? कर्ता के लिए कंडीशन नंबर ए क्या? अच्छा कर्ता कौन है? इंडिविजुअल। ठीक है, और इंडिविजुअल रेजिडेंट कब बनता है? 182 डेज या फिर 60 डेज प्लस 365 डेज। याद आ रहा है ना आपको रेजिडेंट वाला? तो क्या कर्ता कंडीशन नंबर ए तो फुलफिल नहीं कर रहा, कंडीशन बी फुलफिल कर रहा है? क्योंकि भैया 60 डेज यहां हो गए, 365 दिन यहां हो गए। और क्या ये वाली भी फुलफिल कर रहा है? अगले साल में कंडीशन नंबर ए फुलफिल नहीं करेगा, पर बी इज फुलफिलिंग इट। पर उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? कंडीशन नंबर ए जब नहीं हुई तो क्या ही फर्क पड़ रहा है? तो फाइनल आंसर आपका क्या आया? RM। तो केस नंबर बी का फाइनल आंसर लिख लीजिएगा बच्चे। अबे बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट फाइनल आंसर क्या आया बच्चे? RNOR। अब जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वो लिखने जा रहा हूँ, मतलब ये वाला तो एक इंटरमीडिएट मैंने आपका पुराने से थोड़ा कनेक्ट कर दिया। आपको बताना है HUF इज ROR, बट कर्ता इज नॉन रेजिडेंट। लेट्स टेक प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर है ना? चाहे आप इसको प्रीवियस ईयर बोल लो, चाहे आप इसको क्या बोल लो, फाइनेंशियल। तो मैं कौन से साल के लिए चेक कर रहा हूं? 23-24 के लिए। और मैं कह रहा हूं HUF तो ROR है, ये मैं कंक्लूड करके दे रहा हूं। और करता क्या है? क्या है पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? क्वेश्चन ये करता है सेड, बट आप दिमाग लगाइए प्लीज। नाउ यू हैव टू क्या लग रहा है भाई? देखते हैं एक बार।
कर्ता स्टेड इन 23-24 फॉर 15 days in India. But 23-24 कर्ता was always in India. तो पहले मैंने आपको कर्ता का लॉजिक दिया कुछ कि 23-24 में कर्ता कितने दिन तक है, 15 दिन, और 23-24 से पहले हमेशा इंडिया में। तो क्या इस कहानी में इतने उसमें अभी 23-24 में कर्ता क्या बन गया? आपको खुद ही दिमाग लगाना है, मैंने नहीं लगाना खुद दिमाग। आप मुझे बताइए 23-24 में कर्ता क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट बन गया। बट 15 दिन था, और मैं बोल दूं 15 दिन में इसने मीटिंग करी है तो HUF तो रेजिडेंट ही बन जाएगा। पहले कर्ता नॉन रेजिडेंट क्लियर है आपको? पर ये इंडिया में 15 दिन था। अगर 15 दिन कंट्रोल इंडिया में है, अगर मैं इसके 15 दिन को रिलेट करवा दूं कि मीटिंग्स के लिए था, या HUF का कंट्रोल इंडिया में ही था, तो HUF का अगर कंट्रोल बोल दिया तो HUF रेजिडेंट बन गया। फिर मुझे देखना होता है HUF का ROR RNOR, उसके लिए मुझे 23-24 का डेटा चाहिए, उससे पहले का चाहिए। उससे पहले तो कर्ता इंडिया में था, तो 730 तो पूरे पूरे कर देगा वो, और 10 में से 2 भी पूरे कर देगा। पॉसिबिलिटी है सर, ऐसा हो सकता है कि HUF जो है वो ROR हो, कर्ता नॉन। लिख देते हैं इसको, assuming that 15 days in India means control and management partially in India। क्यों भाई, 15 दिन के लिए अगर वो यहाँ है तो थोड़ी सी हिंट तो लग रही है कि कंट्रोल में थोड़ा तो इंडिया में होगा, और इसके पैरामीटर्स तो और भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा अगर वो, आप ये बोलो अच्छा सर अगर उसका स्टे 0 होता तो कंट्रोल, ऐसा नहीं कह रहा। ऐसा हो सकता है कि कर्ता बाहर रहता हो और मीटिंग सारी यहाँ हो रही हो, ऑनलाइन हो रही हो, जूम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एज्यूमिंग "15 days in India means control and management are partial in India, which makes HUF को क्या बना देगा ये? रेजिडेंट। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं आपके साथ, बहुत धीरे चल रहा हूं बेटे मैं। 15 दिन इंडिया में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होगा, तो HUF क्या बन गया? रेजिडेंट। एंड बिफोर 23-24 कर्ता हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 days। और अगर 23-24 से पहले कर्ता इंडिया में था तो क्या वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर देगा? कौन सी कंडीशन सर जी? तो कर्ता 730 days आउट ऑफ 7 कर देगा सर, और पिछले 10 साल में 2 बार ये भी कर देगा। दिस विल मेक HUF ROR। एडिशनल देखनी है, क्योंकि एडिशनल कर्ता के लिए तो यही देखनी होती है ना, HUF ROR है कि नहीं है, उसके लिए तो यही वाली कंडीशन है ना। ऊपर वाली तो रेजिडेंशियल के लिए है ना, रेजिडेंट है कि नहीं है, ROR है कि नहीं है, वो 2 कंडीशन है। किसके लिए देखनी है? कर्ता के लिए देखनी है। कर्ता पूरा टाइम इंडिया में, तो आप मुझे बता दीजिए बिफोर 23-24 कर्ता हैज बीन इन इंडिया फॉर 365 days विल मेक HUF को क्या बना देगा ये चीज? ROR। रेजिडेंट बनता है नहीं बनता वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे होता है, ROR बनता है नहीं बनता ये कर्ता के स्टेज पर होता है।
और करता पूरा टाइम यही है या सेटिस्फाई कर दे कंडीशन ए और बी, ROR बन जाए। मुझे बताइए तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। समझ आ गया ना बच्चों को? ओके, वैसे थोड़ा सा ये टेक्निकल था, तो पुराने से भी रिलेटेड था और वो था, बट एनीवेज ठीक है, बस समझ आना पड़ेगा बच्चों। करता का रेजिडेंशियल स्टेटस अपना चलता है भाई जिंदगी में। तू HUF का करता है, तू रेजिडेंट है या नहीं है वो अलग चीज है, और आप एक HUF के करता हो वो रेजिडेंट है वो अलग चीज है, बट यस योर स्टेज मैटर। उस HUF को मैं ROR बोलूंगा या RNOR बोलूंगा, मेरे को तेरे दिन देखने पड़ेंगे उसमें, बट यू एज एन इंडिविजुअल आपका अपना रेजिडेंशियल स्टेटस है, बीइंग अ करता अपना है, आप HUF का अलग। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा आसान कराऊंगा फिर खत्म होने वाला है बस ये वाला, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर कंपनी। सर जी कंपनी जो होती है ना, या तो रेजिडेंट होती है या फिर नॉन रेजिडेंट। श्रेय जी मुझे बताएंगे आप, फर्दर आगे देखना पड़ता है ROR RNOR नहीं देखना पड़ता? नहीं देखना पड़ता, वो सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में होता था। एक कंपनी रेजिडेंट होती है, इसके लिए दो कंडीशंस है, A B, और दोनों के बीच में और लिखा हो, यानी अगर आपने कोई एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो आप क्या बन जाएंगे? और नॉन रेजिडेंट के लिए दो कंडीशंस है, कंडीशन A कंडीशन B, और दोनों के बीच में लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। बहुत अच्छी बात। तो आइए रेजिडेंट की कंडीशन लिखते हैं। इफ द कंपनी इज, पूरा लिख देता हूं, थोड़े बच्चे बेटे अभी तो, if the company is registered in India। oh my god, रजिस्टर्ड मतलब कंपनीज कहाँ रजिस्टर्ड होती है? कंपनीज एक्ट में भाई साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये है ना रजिस्ट्रेशन वहां पे। अगर आप भारत देश में कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो तो आप क्या बन जाओगे? या फिर पोयम इन इंडिया। क्या मतलब हुआ सर? पोयम गा दी तो ऐसा है क्या? कविता, हाँ कविता कौन? मुझे लगा आपको कह रहे हो कविता की याद आ गई। POEM क्या मतलब है बच्चे इसका? हाँ क्या होता है? बताओ बताओ, कौन बता रहा था? कोई बता तो रहा था, सही बता रहा था यार, इतना ही बता बस। हाँ हाँ, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मतलब जहां पे मेजरली डिसीजन लिए जाते हैं। देखो ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जैसा नहीं है, ठीक है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट, और बहुत ही जनरलाइज लैंग्वेज में बोल रहा हूं सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कभी कभी ऑस्ट्रेलिया में भी मिल सकते हैं, कभी इंडिया में भी मिल सकते हैं, USA में मिल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मेजॉरिटी कहाँ पे धंधा उनका मीटिंग, इसमें ये नहीं है थोड़ा सा प्लेस ऑफ इंडिया में थोड़ा सा USA में, ऐसी बातें नहीं कर रहा मैं आपके साथ। आपको पेपर क्लियरली बताएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है या इंडिया में। इसको कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जैसा मत सोचिए।
HUF के केस में तो पेपर में लिखा आ जाएगा 99% बाहर 1% इंडिया, तो भी HUF को क्या बना देंगे आप, रेजिडेंट। इसमें लिखा आएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, या लिखा आएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट आउटसाइड। और उसका जनरल मतलब क्या है, जहां पर भी बेटा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स हो रही है, वेयर दे मीट फॉर द बिजनेस पर्पस। पॉइंट, अच्छा आऊंगा अभी इस पे दोबारा। ये दोनों कंडीशन मीटअप करनी थी या कोई एक, कोई एक? बहुत चीजें देखनी पड़ती है। सोच के देख, इंस्टाग्राम जो है एक कंट्री में, इतनी सारी कंट्री, उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? कुछ तो लॉजिक्स लग रहे होंगे ना भाई, समझ रहे हो? और वो लॉजिक इमीडिएट ऐसा तो है नहीं जो आपको एकदम से समझ आ जाए। कई ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कई एक अल्टीमेटली गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है कि हम ये चीज देख रहे हैं। प्लेस ऑफ मैनेजमेंट सिंपल सी बात है। तू सपोज कर तू इंडिया में कंपनी खोलेगा, जनरली बोल रहा हूँ, अब 2 कंट्रीज में खोल दिया, अब यहाँ पे भी आपका सेल्स है और चाइना में भी है। मैं देखूंगा भाई ज्यादा डोमिनेटिंग किधर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ है। मीटिंग रजिस्टर होती है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मीटिंग हेल्ड, बताना पड़ता है ये सरकार को कंपनीज एक्ट में। तो मैं उससे चेक करूंगा कि आप कहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, उस हिसाब से प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड करें। आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं, इसको समझने के लिए 250 पेज भी कम पढ़ सकते। व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, आपको पेपर में ये देगा, या तो वो इंडिया में होगा या तो वो इंडिया से बाहर। मुद्दे की बात सुन लीजिए, इसके ऊपर और भी हल्की बुल्की 1-2 अमेंडमेंट आ रखे, टर्नओवर इतना हो गया तो उसका मतलब ये ना, वो सारी बातें हो जाएंगी। रेजिडेंट की दोनों कंडीशन क्लियर है आपको? नॉन रेजिडेंट की जो कंपनी है वो कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए? इफ इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, and secondly place of effective management is also outside अगर आपने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो हम नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। मेरा आपसे सवाल आइए, नीचे एग्जाम्पल बनाएंगे। कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कहाँ रजिस्टर्ड होगी आपके हिसाब से? लेट्स सपोज प्लेस ऑफ इफेक्ट, चलो अभी पहला केस प्रैक्टिकल ले लेते हैं। क्या लग रहा है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी कहाँ होगा? इंडिया में ही होगा। रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? सपोजिंगली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड registered in India but place of employment outside is USA now, क्योंकि आपको तो कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी थी ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन USA, लेट्स सपोज, एंड प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रेजिडेंट, या कितने बच्चे कह रहे हैं रेजिडेंट और कितने बच्चे कह रहे हैं नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट बनने के लिए ब्रो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है और एंड लिखा हुआ, तो नॉन रेजिडेंट नहीं है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना। इंस्टाग्राम कंपनी का नाम क्या है? इंस्टाग्राम का ब्रांड नेम मेहता, META। आपको नहीं आता है? तो मेटा का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा आपका? कैलिफोर्निया, लगा दूं?
क्या कोई केबीसी चल रहा है? लॉक कर दिया यूएसए। एंड प्लेस ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट लेट्स सपोज यूएसए। क्योंकि आप दोनों कंडीशन फुलफिल कर बैठे, ना तो आप इंडिया में रजिस्टर्ड है और ना ही आपका प्लेस ऑफ एक्टिव इंडिया में है, और दोनों में से कोई एक भी अगर फुलफिल हो जाती थी तो आप क्या बन जाते थे? कई ये साहब जी क्लियर है आपको? नोट कर दीजिए इसको। नहीं, जो है एक ही साथ है। बस बेटे एक और रह गया, बस छा गए आप बेटे। लिखिए अगला। लास्ट है बच्चे। अगर मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊं, हमने एक तो सबसे पहले देखा इंडिविजुअल का, फिर किसका देगा? HUF, देन और अब कौन रह गया? एग्जैक्टली, हम उसको अदर्स भी बोल सकते हैं। AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और फर्म्स, यानी कि एडू जंक्शन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है जी। LLP भी इसमें ही है, लोकल अथॉरिटी भी इसमें ही है। लोकल अथॉरिटी क्या होता है? MCD, NDMC, ठीक है ना। तो आइए इस कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है लिखते हैं बच्चे। सबसे पहले मैं लिखूंगा अदर्स और उसके नीचे ही लिख देंगे दैट इज AOP। AOP की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर फर्म्स, LLPs, आर्टिफिशियल जुडिशियल, तो लोकल अथॉरिटी भी यहीं आ जाए। याद है आपको पर्सन की डेफिनेशन करवाई थी ये भैया? याद आ रहा है ना? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है ट्रस्ट हो गए, टेम्पल्स हो गए, कोई भी जो इधर नहीं आया। जैसे कि अगर मैं बोलूँ चर्च है, वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आया। चर्च ना अपने आप को एज ट्रस्ट रजिस्टर करता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, NGOs। आपको क्या लग रहा है जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं ये अपने आप को एज ट्रस्ट रजिस्टर्ड करते हैं, इनको सस्ते में लैंड मिलता है। बेसिकली वो किधर आ जाते हैं? आर्टिफिशियल। आपका ICAI, ICSI, ICMAI, these are all artificial judicial person, these are created by the गवर्नमेंट एजेंसीज जो RTO, कितने सारे हैं भाई। मुद्दे की बात यो है कि या तो ये क्या होंगे बेटे, या फिर ओके और ये रेजिडेंट इन। अच्छा, फर्दर देखना होगा मुझे रेजिडेंट बनने के बाद ROR या RNOR कुछ नहीं देखते। ये रेजिडेंट होते हैं इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ control and management is situated wholly। आपने सेम लिख दी, बस बिल्कुल सेम लिखी। किससे सेम है ये? HUF है। होली का मतलब ही भैया रे 100%। और अब नॉन रेजिडेंट कब बनेंगे बेटे? इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड
ओनली आउटसाइड। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं भाई साहब, नोट कर लीजिए इसको। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मैं आपको मतलब बता चुका। अब आप मुझे बताइए एडू जंक्शन जो है इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किधर है? इंडिया में कहाँ? कालका जी में है ना, जहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। इस बार कितने बच्चे वोट दे रहे हैं? कितने बच्चे आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे? गुड, 3 बच्चे बस। और कितने जो बीजेपी को वोट दे रहे? बीजेपी वाले बच्चों का कल टेस्ट है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस ऐसे देख रहा था। सर इस बार क्या लग रहा है? आम आदमी पार्टी हारेगी? लग तो रहा है, क्लोज कॉल हो सकता है, आएगी पर सीटें कम आएगी। मतलब मेरे को भी बहुत क्लोज टाइप हो सकता है। 70 सीट्स है ना, बहुत ही ऐसे 38 30 या मतलब ऐसे ऐसा वाला थोड़ा रेशियो लग रहा है। क्योंकि क्या है ना, झूठे झूठे केसेस मैंने जेल में डाल दिया ना बार बार केजरीवाल जी। जाना भी चाहिए। हाँ नहीं, कभी आप भगवान से मिलते हो नहीं? ठीक है, एनीवेज यहाँ तक हो गया बच्चों का। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है बेटे, एग्जाम्पल बनाइए। अब हम कहानी बनाएंगे और इंडिविजुअल से लेके इन सबका कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करें। हालांकि वो बुक में भी है, बुक के क्वेश्चन दिखाऊं क्या? चलिए ठीक है। ये इलेक्शन वाले दिन तो बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। हाँ मजे। कौन सा डे है इलेक्शन वाला डे? वेंसडे तो मेरी क्लास तो टीटीएस होती है ना मेरी। नहीं होगी उस दिन का, नहीं खोल नहीं सकते इसमें, बंद होगी। इतना पढ़ने की चाह है मीनू जी की है। गुड यार, उस दिन तो यार मैं प्रचार करूंगा ना भाई। टाइम में तो करांगे, अब करोगे। ओ जी मैं कुछ नहीं बोलूंगा बेटे। इलस्ट्रेशन नंबर 2.1 एक बार ट्राई करिए जरा। चलो मैं एक बार रीड करा देता हूं। अ सिटीजन ऑफ यूएसए। अरे सर, सिटीजनशिप से मुझे कोई लेना देना है क्या? नहीं लेना देना। एक पॉइंट आएगा जब लेना देना हो जाएगा अगली क्लास तक। लेकिन एक इंसान है, वो यूएसए का सिटीजन है, हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया सिंस 2002। 2002 से इंडिया में रह रहा है, बहुत अच्छी बात। He leaves India on 16/7 on a visit to USA and returns on 4/1/24। सर जी ये क्या बोल रहा है? बेसिकली उसने इंडिया को छोड़ा, और आप बता सकते हैं कौन से दिन? एक यूएसए का बंदा इधर ही रहता था 2002 से, ठीक है, उसने फ्लाइट पकड़ी और इंडिया छोड़ के चला गया। कौन सी डेट को? 16/7/2023 को, ठीक है। और वापस कब आया? 4/1/24। इसी साल में वापस भी आ गया। कौन सा साल है ये? 23-24। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस
और प्रीवियस ईयर, मुझे 23-24 का बताना। मेरा आपसे सवाल, सबसे पहला स्टेप आप सीक्वेंस में सुन लीजिए, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या डिसाइड करना है कि वो जो इंडिविजुअल है कौन से साल के लिए डिसाइड करना है। सबसे पहले 23-24 कि वो बंदा रेजिडेंट है या फिर, और उसके लिए क्या मैं कह सकता हूं, मुझे 23-24 में उसके दिन चाहिए, कितने दिन रहा है वो। क्या आप मुझे डेज निकाल के दे सकते हैं? निकालिए, एक बार दिमाग लगाइए। मैं आंसर छिपाऊंगा क्योंकि ये अपने में निकालने में बच्चा अटकता है। आप मुझे इतना बता दीजिए, वो 23-24 में इंडिया कितने दिन रहा है। छोड़ो ना प्रोविजन को, आप आगे 192 डेज, मुझे पता नहीं है, एक बार कैसे निकाला तुमने? इंडिया में ये होगा, मैं भी बना देता हूँ इधर, ठीक है। चलो पहले सारे बच्चे निकाल लो, आंसर बताना मेरे को। 194 आ रहा है, 192 सर जी, जिस दिन आप जाते हो वो इंडिया में माना जाता है, और जिस दिन आप आओगे वापस वो भी इंडिया में ही माना जाता है। योर डेट ऑफ एग्जिट एंड एंट्री इज कंसिडर्ड एज स्टेड इन इंडिया। बिल्कुल, इंडिया में है तो 4 तारीख को 195 आ रहा है। पहले मुझे बताइए, अप्रैल के कितने दिन इंडिया में मानो? 195। पहले बताइए, अप्रैल में इंडिया में है वो? मई में, जून, जुलाई, जुलाई के 16 दिन पकड़ूंगा भाई साहब। अगस्त यहाँ नहीं है वो, सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है, नवंबर नहीं है, दिसंबर नहीं है। जनवरी में कितने दिन है वो? 4 को आ गया ना वो, तो 4 गिनूंगा मैं, यानी सिर्फ 3 दिन बाहर करूंगा जनवरी के। तो जनवरी के कितने? 28। फरवरी के, ये लीप ईयर है, 29। और मार्च के कितने दिन हो रहे हैं? His total stay in India, please, is 195 days. क्लियरेबल है आपको? पढ़िए आपको, as he is in India for 182 days or more during the relevant previous year, he satisfies the first condition and therefore is a 182 डेज वाली कंडीशन फुलफिल कर दी तो वो रेजिडेंट बन गए। लेकिन क्या सिर्फ इतना बताना है मुझे? अगर इससे आगे का पूछूं, रेजिडेंट बन गया, ए फुलफिल कर दी, बी कर देगा फुलफिल? ऐसी बोल रहा हूं, दोनों में से कोई एक ही करनी थी। कंडीशन नंबर बी क्या थी? 60 डेज और मोर हो रहे वो तो, और 365 पुराने, तब तो इंडिया में ही है, वो भी कर रहा है, रेजिडेंट तो है। उसके बाद क्या चेक करता हूं, आर ओ आर के लिए 2 कंडीशन होती है, 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, हो जाएगा? हो जाएगा। 2002 से यहीं पर बैठा है वो, हर साल 365 दिन पूरे कर रहा है वो, और 10 में से 2 साल भी हो जाएगा। क्या बन गया वो? आर ओ आर बन गया। बिकॉज मेरे पास कोई डिटेल नहीं है ना, व्हेन ही लेफ्ट इंडिया बिफोर दिस, ही हैज बीन इन इंडिया। कहिए सर जी, क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रही है सबको? स्टार्ट कर दीजिए।
कैसे हटेगा रे? ठीक है, ठीक है बच्चे, चलिए बेटे अभी सिर्फ एनालिटिकल है, आपको इसको लैंग्वेज में लिखना भी पड़ता है तो वो भी जी। बी वाला मतलब बस एक चीज बोल देता हूँ बच्चे, हम कौन से साल के लिए निकाल रहे हैं? दैट्स असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 24-25 मींस, तो मैं 23-24 का ही निकाल रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर है ना, फाइनेंशियल, तो 23-24 के लिए निकाल रहा हूं मैं। तो 23-24 को कितने दिन रुका? 182 वाला तो पूरा नहीं हो रहा, पर 60 वाला चेक करने वाली बात आ रही है ना, तो 94 हो गया। और पुराने 4 साल में क्या 365 बन रहा है? बन रहा है जी, रेजिडेंट तो बन गया, पर देखने वाली बात है ROR है कि नहीं है, निकालना है क्या ये? और यही डिटेल्स है। तो इससे पहले तो वो कभी इंडिया आई ही नहीं, क्लिंटन जी, तो एग्जैक्टली 18-19 में ही आई, बट एक बार जरा चेक करिए, मतलब अगला मत करना, अगला दूसरे कॉन्सेप्ट पे मैंने नहीं करवा रहा। हाँ जी बच्चे, ROR या RNOR? क्यों? पिछले 7 दिन में कितने, 7 साल में कितने डेज बन रहे? इससे ज्यादा तो है ही नहीं ना, तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। 730 दिन होने चाहिए थे 7 ईयर्स में, पर सर ये तो आपने सिर्फ 4 लिए, तो भाई उससे पहले कभी मैडम आई नहीं होंगी, तो 0 ही तो लूंगा बाकी सालों में। मुझे बताइए, क्लियर है सब बच्चों को? ओके, जो क्वेश्चन मैंने अभी नहीं करवाने उसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं हुआ आपका, वही इंडिविजुअल का। अभी क्या टाइम हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? HUF वाला दिखा दो। अभी आपने खुद नहीं करने होंगे बच्चे, जब पूरा डेटा मैं करा दूंगा तब करना, ओके? इलस्ट्रेशन नंबर 2.14। 2.14। यार इसमें भी एक पॉइंट वो वाला आएगा यार, रुक जाओ बच्चों।
इसमें भी ना एक वो विजिट इंडिया वाला एक पॉइंट आना है यार, वही डाला हुआ है। दो और तो नहीं है इसमें। मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है? एक बार फटाफट से 5 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, बस सुनिए एक बार जरा। हम लोगों ने जो रेजिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट करा है, सबसे पहले हमने किसका करा था? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट देखने के लिए कितनी कंडीशन है? दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई हो गई तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। पहली कंडीशन क्या थी? 182 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कंडीशन नंबर बी 60 days और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 days और मोर आउट ऑफ 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। कंडीशन नंबर ए और बी अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट, और कोई एक हो गई तो रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने के बाद फर्दर क्या चेक करा था? ROR या RNOR। कितनी कंडीशन थी? दोनों के बीच में, एंड दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन 730 days और मोर आउट ऑफ 7 previous year immediately preceding the relevant previous year, और दूसरी resident for 2 out of 10 previous year immediately preceding the relevant previous year। ROR की एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक नहीं हुई, क्या बनेंगे आप? RNOR। दोनों ही नहीं हुई, RNOR। दोनों हो गई, ROR। यहाँ तक क्लियर है इंडिविजुअल। फिर HUF का देखा था, HUF या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने का ROR या फिर RNOR। HUF रेजिडेंट कब बनता है? इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ द कंट्रोल मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। नॉन रेजिडेंट कब बनता है? इफ कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया। और अगर आप रेजिडेंट बन गए तो चेक करना पड़ेगा ROR या RNOR। उसके लिए किसके दिन चेक करे जाएंगे? कर्ता के। उसी साल के या उससे पुराने सालों के? पुराने सालों के, क्योंकि ROR के लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है। दो कंडीशन थी वही, 730 दिन आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर और 2 आउट ऑफ 10 में रेजिडेंट होना चाहिए। यही बात थी हमारी HUF की। इसके बाद हम लोगों ने करा था कंपनी। कंपनी या तो रेजिडेंट होती है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट बनने का फर्दर चेक नहीं करना होता। रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन? दो, दोनों के बीच में। और सबसे पहली कंडीशन क्या थी रेजिडेंट बनने की? रजिस्टर्ड इन इंडिया और प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होगा आप रेजिडेंट बन जाएंगे। नॉन रेजिडेंट के लिए कितनी कंडीशन थी? दोनों के बीच में लिखा था एंड। पहला रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, दूसरा प्लेस ऑफ आउटसाइड इंडिया। और सबसे आखिरी हमने करा था AOP, BOI, RTO, जुडिशियल पर्सन, फर्म, LLP या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया एंड यू बिकम नॉन रेजिडेंट इफ कंट्रोल मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड। ये सारी बातें करिए ना बेटा आपने। बेसिकली नेक्स्ट क्लास में इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, पर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड नहीं होगा। अब इन सब लोगों की कंप्यूटेशन कैसे होगी फिर दोबारा इस पर लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चे? तो जितने हमने नोट्स बनाए बस आपको याद होने चाहिए बस। ठीक है? एप्लीकेशन अभी मैंने सिखानी है आपको। ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन में भी क्लियर है सब बच्चों को? सिद्धांत जी, ओसी जी, उस्मानी, क्लियर है बच्चे? ठीक है ब्रो। Recording stopped.